1977 में शास्त्री नगर गृहस्थानम योजना संख्या 3 जी। उसका ये भूखंड है और उसका भूखंड का वास्तविक भू उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए था। अरोड़ा साहब पहले आदमी थे जिन्होंने इसमें ये कंस्ट्रक्शन किया कॉमर्शियल। तो जिस समय ये निर्माण 2014 में इसमें और प्रचलित था, तब इसको रोके जाने के लिए परिषद ने कार्रवाई की कि शास्त्री नगर योजना के और जागृति विहार भी उसमें इंक्लूड था उस समय कि लगभग 2500 निर्माण हैं जो अवैध हुए हैं। तो जो याचिकाकर्ता हैं इस बिल्डिंग के 661/6 के, उन याचिकाकर्ताओं के सम्मानित अधिवक्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक तथ्य रखा कि साहब हमने अकेले अवैध निर्माण नहीं किया, इस अवैध निर्माण में 500 लोग और भी हैं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मेरठ का शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट देश भर में सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ आवास विकास ने बुलडोजर चला करके रिहायशी प्लॉट में बने हुए एक कॉम्प्लेक्स को, जिसमें 22 दुकानें थी, ध्वस्त कर दिया है। मलबा बिखरा पड़ा है। पूरे सेंट्रल मार्केट के सैकड़ों व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। बाजार बंद है पिछले 3 दिन से। और ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई है। और ये कहा जा रहा है, कल अखबारों में ये छपा, कि अगर व्यापारी एक आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना से बात कर लें तो ये कार्रवाई रुक सकती है। इस तरह की एक खबर सुर्खियों में आई। आज हमारे साथ खुद लोकेश खुराना जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और वो इस मामले में पीआईएल लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। हम खुराना जी से ही जानेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं इस मसले का समाधान कर देते अगर उनके हाथ में है, और ये कहा जा रहा है कि उनके कंसेंट से बात बन सकती है। तो हम उन्हीं के पास आए हैं, क्यों ना इस पूरे डिमोलिशन को रुकवा दें। खुराना साहब नमस्कार। मैं ये जानकारी पहले आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार शुरू हुई है। इसमें ये प्रकरण अभी तुरंत आरंभ नहीं हुआ है या इस प्रकार से कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। ये प्रकरण काफ़ी पुराना है, जो कि इस भूखंड के आवंटन से लेके और उसमें समय समय पर हुए निर्माणों के बाद जो परिषद कार्यालय द्वारा कार्रवाई की गई, वो इसलिए की गई क्योंकि जो ये भूखंड है, इसका आवासीय प्रयोजन पूर्व से निर्धारित था। ये आवास विकास ने कॉलोनी 82 में बसाई शास्त्री नगर। सन 77 में ये योजना आई थी। 1977 में शास्त्री नगर गृहस्थानम योजना संख्या 3 जी। उसका ये भूखंड है और उसका भूखंड का वास्तविक भू उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए था। आवासीय प्रयोजन के भूखंडों पर उस समय आवास का ही निर्धारण किया गया और आवास बनाए भी गए। लेकिन समय बढ़ते जाने के साथ साथ लोगों की महत्वाकांक्षाओं ने जब उड़ान भरी, तो वहाँ कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय करने शुरू किए। कुछ 2-2, 4-4 दुकानें बनी। वो देखते देखते इसने बनाया, उसने बनाया, इस प्रकार की पद्धति पर वो दुकानें बाजार का रूप लेती चली गई और आज वो बाजार सेंट्रल मार्केट के नाम से विकसित हो चुका। जबकि आवास विभाग के जो भूलेख हैं, अभिलेख हैं, योजना का जो प्रारूप है, उसमें ये स्पष्ट है कि इसका केवल आवासीय प्रयोग है। 477 भूखंड उन्होंने विकसित किए थे। उसके बाद ये सब निर्माण वहाँ चलते रहे और परिषद के अधिकारी इसमें मौन रहे, उन्होंने आंखें बंद रखी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की या वो कार्रवाई करना चाहते नहीं थे, जो भी कारण रहा। अब धीरे धीरे वो बाजार विकसित होता चला गया और अब वर्तमान में उस योजना के लगभग 80% भूखंडों पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हुई, जिसमें बहुत से अच्छे सुंदर शोरूम हैं, दुकानें हैं और चीज़ें हैं, जो अस्पताल हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे सभी वैरायटीज़ की शॉप्स हैं जी। लेकिन अब समस्या ये आई कि 2014 में जब इस भूखंड पर, इसके भूखंड के सेकंड फ्लोर पर निर्माण कार्य उस समय चल रहा था, प्रचलित था, तो तत्कालीन संबंधित अधिशासी अभियंता श्री अरविंद कुमार उस समय पदस्थ थे। उन्होंने जाकर इसको रोकने की कार्रवाई की और निर्माणकर्ताओं से कहा कि आप इसे रोकें। तो वहाँ उन्होंने शायद कुछ उनसे अभद्रता हुई या जो भी उनकी कहासुनी हुई, उस कहासुनी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। उस समय ये किस ईयर की बात है? ये 2014 के वर्ष की बात है। उस समय इसके सेकंड फ्लोर का लेंटर डाला जा रहा था। और इसमें कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन किस ईयर में हुआ था? पहला अलॉटमेंट इसका वीर सिंह जी के नाम पे हुआ। वीर सिंह इसके उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी की जी, विनोद अरोड़ा जी का नाम जी। तो अरोड़ा साहब पहले आदमी थे जिन्होंने इसमें ये कंस्ट्रक्शन किया कॉमर्शियल।
देखिए, वीर सिंह जी को जो मूल आवंटी थे, उनको इसी आधार पर आवंटन था कि वो केवल अपना आवास बनाएंगे, और जो भी उस समय उनका आवास रहा होगा, उसके बाद उन्होंने पावर अटॉर्नी पे आधार पर श्री विनोद अरोड़ा जी को इस प्लॉट का स्वामित्व या अधिकार सौंप दिया था। उसके बाद विनोद जी ने इसमें निर्माण आरंभ कराया था, और फिर वो दुकानें बनी। दुकानें जब नीचे दुकानें पूरी हो गई तो फिर उसमें ऊपर भी कुछ शॉप्स बनी, फिर ऊपर को और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए और उसका विस्तृत बढ़ाया गया। तो ये कुल मिलाकर 4 मंजिल तक निर्माण हुआ। तो जिस समय ये निर्माण 2014 में इसमें और प्रचलित था, तब इसको रोके जाने के लिए परिषद ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई के विरोध में संबंधित व्यापारी या जो भी उस समय वहाँ लोग मौजूद थे, उन्होंने कुछ अभद्रता की या जो भी उनके साथ मारपीट हुई, उसकी एफआईआर भी थाने में दर्ज हुई थी। एफआईआर के पश्चात उन्होंने यहीं तक इस कार्रवाई को सीमित नहीं रखा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका इस आवंटी और इस पर्टिकुलर प्लॉट के विरुद्ध योजित कर दी। आवास विकास परिषद ने, आवास विकास परिषद उसमें याचिका करता था। अब याचिका चूंकि हाई कोर्ट में जा चुकी थी और उन्होंने सारे फैक्ट्स रखे कि मैं मौके पर पहुंचा और मेरे साथ ये अभद्रता हुई और ऐसा किया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। उसमें जस्टिस अरुण टंडन साहब होते थे और एम.के. मिश्रा साहब की बेंच ने ऑर्डर पास किया था कि जो ये निर्माण है इस तरीके से, और उन्होंने श्री विनोद अरोड़ा जी जो कि इस समय दुनिया में नहीं है, उनके विरुद्ध भी कड़ी टिप्पणी की थी, और वो उस आदेश में लिखी हुई है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने एक शब्द यूज़ किया कि वो मुठमर्द व्यक्ति हैं, तो और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और इस प्रकार के जो अवैध निर्माण हैं उनको गिराया जाना चाहिए। तो उसमें डायरेक्शन बड़ा क्लियर है। अगर हम उसका आदेश का अध्ययन करें तो उसमें डीएम साहब को कहा गया था कि वो 2 माह में 2500 निर्माणों की बात परिषद ने उस समय भी स्वीकार की थी कि शास्त्री नगर योजना के, और जागृति विहार भी उसमें इंक्लूड था उस समय, कि लगभग 2500 निर्माण हैं जो अवैध हुए हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये स्पष्ट आदेश दिया गया कि इनको गिराया जाए, और इसमें समय निर्धारण कर दिया गया। तब व्यापारियों का विरोध हुआ, उन्होंने इसमें धरना प्रदर्शन किया। उस समय भी यही सब घटनाक्रम दोहराया गया जो अब इस समय चल रहा है। तब व्यापारियों द्वारा इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में एक एसएलपी योजित की गई, और केवल वो 9 व्यापारी थे उस समय इस कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले 2 व्यापारियों ने किया था, राजेंद्र गुप्ता जी एक शायद और नाम है, कि उनको रिलीफ दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी को स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए और 10 लाख रुपए की इनिशियल धनराशि जो है एज ए डिपॉजिट के तौर पर अपने पास जमा करके इनको स्टे किया कि अभी इसका ध्वस्तीकरण रोका जाए, और 6 सप्ताह की डेट लगाई थी। उस आदेश की प्रति भी सुरक्षित है, हमारे पास मौजूद। वो 6 सप्ताह पूरे 10 वर्ष तक खींचे। न्यायिक प्रक्रिया है, सभी के जवाब दाखिल हुए, सब लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, परिषद ने अपना पक्ष रखा, व्यापारियों ने अपना रखा, न्यायालय ने अपने स्तर से उस पक्ष को अध्ययन किया। बीच में 2017 में भी ये प्रकरण उठा था। एक याचिकाकर्ता ने, मेरे नाम के अलावा एक व्यक्ति ने एक पिटीशन दाखिल किया था उस समय। तो उस समय आवास आयुक्त ने इस पूरे प्रकरण को लखनऊ सुना था। फिर ये कन्फर्मेशन लिया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय से कि जो स्टे दिया गया है वो केवल इन 9 दुकानदारों के लिए प्रभावी है या पूरी शास्त्री नगर योजना के लिए प्रभावी है। तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्लेरिफिकेशन का एक ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर भी रिकॉर्ड में अपलोड है, कि वह स्टे केवल उन 9 शॉप्स कीपर्स के लिए मान्य है जिनको जो याचिका में यहाँ आए हैं। बाकी लोग उससे ना तो प्रभावित हैं ना उससे बंधे हैं। तो परिषद के सामने उस समय भी विकल्प खुला था कि या तो वो उनको सील करें या ध्वस्तीकरण के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का पालन करें। तो वो काम उस समय भी स्थगित रखा गया। वो किन कारणों से था वो परिषद के अधिकारी जवाब देंगे। लेकिन अब चूंकि 17 दिसंबर 2024 को ये याचिका में जो अंतिम आदेश आया, उससे पहले नवंबर में ये केस फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। तो जो याचिकाकर्ता हैं इस बिल्डिंग के 661/6 के, उन याचिकाकर्ताओं के सम्मानित अधिवक्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक तथ्य रखा कि साहब हमने अकेले अवैध निर्माण नहीं किया, इस अवैध निर्माण में 500 लोग और भी हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात से थोड़ा सा हैरान भी हुए। उन्होंने कहा कि आप उन सबकी भी सूची लाइए। जबकि एक प्रश्न ये बनता था कि अगर हमने कोई गलती कर ली है तो हम उस गलती की आपसे क्षमा मांग लें
कि साहब हमने ठीक है, हमने निर्माण जो है वो आवास के विरुद्ध किया, विपरीत किया, या अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवारों को चलाने के लिए, एक व्यवसाय बसाने के लिए उसको हमने एक व्यवसाय का रूप दे दिया, तो आप हमको रेगुलाइज कर दीजिए और जो उसका दंड शुल्क बनता हो, जो प्रक्रिया उसमें अपनाई जानी हो, वो हम अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक हमारी जो याचना होनी चाहिए थी, वो याचना नहीं हुई। इसके बजाय एक लिस्ट व्यापारियों ने वहां पे दी। उसमें एक उद्दंडता हुई व्यापारियों की तरफ से। उद्दंडता ये है कि साहब मैं अकेले चोर थोड़ी हूँ, मेरे मोहल्ले में तो 4 और भी रहते हैं, वो भी यही काम करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है साहब, उन 4 का भी नाम लेके आओ हमारे पास। तब आदेश पारित किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि इन आवासीय योजना में जितने भी आवासीय भूखंड आप लोगों ने विकसित किए हैं और उनमें जिनमें भी लैंड यूज चेंज हुआ है, उन सबका सबमिशन रिपोर्ट, सर्वेक्षण आख्या आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। अब परिषद को यह आदेश प्राप्त होते ही परिषद कार्यालय के संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं ने अपने अपने खंड में जो योजनाएं उनके खंड की विकसित हैं, उनका सर्वेक्षण आरंभ कर दिया। और उस सर्वेक्षण के बाद उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया, उनके नंबर्स लिखे कि साहब ये रेजिडेंशियल था, इसको कमर्शियल में कन्वर्ट किया गया, या इस समय इस प्लॉट में ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑपरेट हो रही हैं। तो वो पूरी रिपोर्ट लगभग 96 पेज में वो रिपोर्ट तैयार हुई और 1468 भूखंड जो हैं वो उसमें आइडेंटिफाई हो गए। शास्त्री नगर, केवल शास्त्री नगर की योजना संख्या 7 और 3 के, जिसके बीच में सेंट्रल मार्केट बसा हुआ है। इससे पहले भी ये स्पष्ट हो चुका था कि हमने एक आरटीआई के थ्रू एक जवाब लिया था कि अगर आपने ये योजना आवासीय बनाई तो सेंट्रल मार्केट का नामकरण कहाँ से हुआ और आपके अभिलेखों में ये सेंट्रल मार्केट कब दर्ज हुआ और आपके अभिलेखों में इस प्रॉपर्टीज़ का वास्तविक भू-उपयोग वर्तमान में क्या है। तो परिषद ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया उसमें कि सेंट्रल मार्केट नाम की कोई संपत्ति हमारे अभिलेखों में दर्ज नहीं है। और कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने इसको बड़े बड़े हेडिंग्स में छापा था उस समय। तो व्यापारी इस बात से भी नाराज़ थे। उनको ये जान लेना चाहिए था, जहां आप व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति हमारी हम मानते हैं कि है वास्तव में जो वर्तमान मूल्य है, लेकिन उसका टाइटल, उसका जो वर्तमान वजूद है वो वैधानिक नहीं है। जब वैधानिक नहीं है तो उसकी कोई पराकाष्ठा ये की जानी चाहिए कि वो अवैध है पूरा। लेकिन उसके बाद भी व्यापारी नहीं जागे कि साहब ये गलत कैसे छप रहा है, रिकॉर्ड में क्यों दर्ज नहीं है, जबकि इतना बड़ा बाजार चल रहा है, पूरे मेरठ को पता, पूरी वेस्ट यूपी को पता। एनसीआर का प्रसिद्ध मार्केट है सेंट्रल मार्केट। मेरठ शहर में आबूलेन के बाद हम कहते हैं कि हमने आबूलेन को भी फेल किया या पास, जो भी है। लेकिन व्यापारियों ने या हमारे व्यापारिक संगठनों ने या हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बारे में कभी कोई जानने की चेष्टा नहीं की कि ये बाजार अवैध कैसे है। प्रक्रिया आगे चलती रही। सर्वेक्षण रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गई। माननीय न्यायालय ने उस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद विस्तृत आदेश रिजर्व कर लिया, जो डिलीवर्ड हुआ 17/12/2024 को। जब वह आदेश आया तो उसमें 36 पृष्ठ के आदेश में माननीय न्यायालय ने समस्त तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए, कई विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख उसमें करते हुए स्पष्ट आदेश किया कि हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 2014 के आदेश को यथावत रखते हैं। और उन्होंने अपने भी आदेश के कुछ पैरा उसमें जोड़े कि हम ये कहते हैं कि इनको तत्काल गिराया जाए। तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि उनको अवैध माना गया। अब 1468 को जी, जो सबमिशन रिपोर्ट में चिन्हित जो हमने वहाँ प्रस्तुत करे परिषद के अधिकारियों ने, वो सभी उस दायरे में आ गए। अभी तक बात केवल चल रही थी 661/6 की, जो याचिकाकर्ता व्यापारी थे। लेकिन उन्होंने कहा साहब मैं भी गलत हूँ, मेरे जैसे और भी गलत हैं। तो ये खबर अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 499 का भी ब्यौरा मांगा है। व्यापारियों का ये कथन था इनके अधिवक्ता का कि 500 निर्माण और हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि ठीक है, एक तो आप हैं और 499 जो और हैं इस तरह के, उनको और ले आइए जरा, हम देख लें। तो ऐसा तो है नहीं कि साहब पूरी योजना में से 499 को ही चिन्हित किया जाता, उनको ले जाया जाता कि साहब ये बाकी को छोड़ा जाता। दोनों ने पूरी योजना का सर्वेक्षण किया परिषद ने। तब पूरी योजना में जितने भूखंड, उन्होंने लिखा कि हमने 700 भूखंड विकसित किए हैं और 550 में अवैध निर्माण हो चुका है। तो 150 बचे जो वास्तविक पर कायम है, बाकी तो अवैध निर्माण हो गए। तो वो न्यायालय के समक्ष उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब उस विस्तृत रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया, उस दायरे में ये सारी प्रक्रिया चल निकली।
उन्होंने कहा कि 3 माह में तो इसको खाली करने का हम अवसर देते हैं कि ये खाली कर लें, और 15 दिन में इसको गिराने का हम समय देते हैं कि इसको गिराया जाए। तो वो अगर आदेश की व्याख्या जो भी विधि विशेषज्ञ हैं अगर वो पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह के सभी निर्माणों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो विधि है बात लिखने की और सब चीज़ें, उसके बहुत सारे तार्किक अर्थ होते हैं जो कि विधि विशेषज्ञ ही पढ़ते हैं। मैं भी उतना ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन उसमें स्पष्ट है, और उस आदेश का विस्तृत अध्ययन भी परिषद अधिकारियों द्वारा किया गया। तत्पश्चात नोटिस की प्रक्रिया शुरू हुई कि आप इसको खाली कर दें आप, लेकिन व्यापारी अंतिम अवसर तक अपने सतत प्रयासरत रहे कि वो उसमें रिव्यू पिटीशन डालें, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डालें कि आदेश में थोड़ा संशोधन कर लिया जाए या आदेश को थोड़ा लूज़ किया जाए कि जिससे वो इस ध्वस्तीकरण से बच सकें या उनके विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई ना हो सके। लेकिन माननीय न्यायालय ने इनकी सभी गुहार को निरस्त किया। वो समय समय पर निरस्त होती रही, उन पर कोई कार्रवाई या कोई टिप्पणी माननीय न्यायालय ने नहीं की, क्योंकि ये रिपोर्टेबल आदेश था और उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए इसको लागू किया। तो इसमें कोई विकल्प नहीं शेष बचा था कि इनको राहत कहीं से मिल सकती है। कल कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी थी आवास विकास को, दाखिल नहीं हो पाई। जी, आप गए थे कल सुप्रीम कोर्ट? जी मैं उपस्थित था, लेकिन चूंकि रिपोर्ट भी नहीं आई और केस भी कल लिस्ट पर किन्हीं कारणों से नहीं था, तो उस पर किसी भी प्रकार से कल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। चूँकि न्यायालय की अपनी व्यवस्था है, जब तक पूरे पेपर सबमिशन रिपोर्ट वो कंप्लाइंस रिपोर्ट नहीं दाखिल होगी, उसकी कॉपी हमारे अधिवक्ता को प्राप्त होगी। उस पर आपत्ति या अनापत्ति की जो प्रक्रिया है, वो न्यायालय यदि उससे संतुष्ट हैं तो फिर आगे कार्रवाई पर निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। ये सिर्फ शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट का मसला है? आज अखबारों में खबरें भी हैं कि माधवपुरम, जागृति विहार जी, और आवास विकास की जो और बहुत सारी कॉलोनीज यहाँ पे हैं, उन सब का मसला है। देखिए, अब इस आदेश की अगर हम व्याख्या का विस्तृत रूप देखें तो उसमें प्राधिकरण भी आ जाता है, मेरठ विकास प्राधिकरण या संबंधित जनपदों के जो भी प्राधिकरण है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि उनका यह आदेश समस्त राज्यों पर, देश के समस्त राज्यों, टेरिटरी, स्टेट और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर समान रूप से प्रभावी होगा। तो वो इसके दायरे से बाहर नहीं है। चूँकि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कार्यालय मेरठ अंतर्गत जो भी आवासीय योजनाएं विकसित की गईं, शास्त्री नगर, मंगल पांडे नगर, जागृति विहार और माधवपुरम, मोहनपुरी, विकासपुरी, ये योजनाओं का इतिहास बहुत पुराना है। और इन योजनाओं में परिषद के अधिकारियों की, हम ये कहें कि मिलीभगत कहिए या उनकी लापरवाही कहिए, उसकी ही देन का नतीजा है कि आज वहाँ ये सब योजनाओं का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है। आपको निजी तौर पे क्या लगता है, जैसे ये बात सही है कि जो रिहायशी प्लॉट्स हैं उनमें 20 साल, 30 साल, 35 साल के पीरियड में बहुत सारे कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन होते चले गए, और सेंट्रल मार्केट जिसका आप खुद कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है ऐसा, कोई बाजार नहीं है ऐसा वजूद में, लेकिन रियल में वजूद में है, तो ये जो आज मार्केट खड़ा हो गया है, ये एक बड़ा एसेट है, लोग जाते हैं वहाँ, पब्लिक का बड़ा फुटफॉल है। देखिए, अटैचमेंट है मेरठ के नागरिकों की और उनका एक बाज़ार है। मैं भी इसी क्षेत्र में रहता हूँ और हमारी भी बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। हमने सिस्टम के उस काले अध्याय पर प्रकाश डालने की कोशिश करी है कि किस प्रकार वो अधिकारी, जब जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण होते रहे, क्या सब उनको मालूम नहीं था? क्यों नहीं इन संपत्तियों का आज तक उन्होंने फ्री होल्ड किया? जैसे अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ के आया कि जो ध्वस्तीकरण हो चुका है उसके प्लॉट का स्वामित्व अब किसके पास जाएगा? जब समय रहते निर्माणकर्ता यानी मूल आवंटी, जिसको वो प्लॉट आवंटित था, उनका आवंटन रद्द किया गया, तो उन्होंने अपने आवंटन रद्द के विरुद्ध अपील क्यों नहीं की, जबकि उनको की जानी चाहिए? क्योंकि उनको पैसा प्राप्त हो चुका दूसरे व्यक्ति से, जिन्होंने वो भूखंड उनको सौंप दिया। उनका उस संपत्ति से अटैचमेंट समाप्त हो गया। अब उनकी तरफ से वो रद्द हो जाए, गिर जाए। ये आवंटन किस ईयर में निरस्त किया आवास विकास? देखिए, जो अभिलेखों के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, इसका आवंटन वर्ष 2013 के कार्य में
निरस्त किया जा चुका था। अब ये आवास विकास की संपत्ति अब होगी। आवास विकास उस आवंटन रद्द के पश्चात चूंकि कोई अपील नहीं आई और इसमें एक लंबा समय हो गया, लगभग 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष में किसी व्यक्ति ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया कि आप मेरा प्लाट कैसे छीन सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने गलत बना लिया है, आप उसका पैसा ले लीजिए, आप उसको रेगुलाइज कर दीजिए, या मैं इसको तोड़ लेता हूँ, मेरी चीज़ मुझे वापस दीजिए, ताकि वो विरासत मैं अपनी पैतृक संपत्ति या अपनी संपत्ति के तौर पे अपने लिए सुरक्षित रख सकूं, क्योंकि उसका पैसा आप मुझसे ले चुके हैं, रजिस्ट्री आप मेरे नाम कर चुके हैं। तो आवंटन रद्द करने का तात्पर्य तभी आता है, ये बात परिषद अधिनियम में भी लिखी है, कि यदि योजना के किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो उल्लंघन के पश्चात परिषद को यह अधिकार होगा कि वो आवंटन को निरस्त कर दे। तो परिषद ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, उन्होंने कागजी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भौतिक कार्रवाई मौके पे कभी नहीं दिखाई। और कागजी कार्रवाई का नोटिस दिया, उसमें उन्होंने जो उनसे खर्चा लेना है, जो भी अनुचित लाभ प्राप्त किए, मैं किसी पर आरोप नहीं ले रहा हूँ, और उसमेमें फिर वो फाइल दबा दी गई, फाइल दबती गई, काम चलते गए, अधिकारी आए, अधिकारी गए, और निर्माण बनते चले गए। 661/6 एक जो भूखंड था, ये भूखंड केवल आवासीय प्रयोग के लिए था। अब उसमें 22 दुकानदार जो इससे प्रभावित हैं, मेरी भावनाएं बहुत इस चीज़ से आहत हैं कि कैसे उनका नुकसान भरपाई हो, कैसे हो। लेकिन वो 22 दुकानदार इस मामले में, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इतने इनोसेंट थे कि उन्होंने प्रॉपर्टी का टाइटल जाने बिना वहाँ दुकानें खरीदी, उसका नक्शा पास है या नहीं है, क्या वह कॉमर्शियल में यूज़ होने लायक स्थिति में है या नहीं है, कल को वो अपनी विरासत अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो देंगे अपनी संपत्ति के तौर पर, क्या वह सुरक्षित रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। ये स्ट्रीट वेंडर से भी गई गुजरी स्थिति में आ चुके। स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार जब चाहे सड़क से हटा देती है कि आप हटाइए, आपसे यातायात अवरुद्ध हो रहा, जबकि ये एक स्थायी संपत्ति थी, एक स्थायी निर्माण था, आवंटन था, उसके अभिलेख थे, उसमें सब कुछ पैसा जमा था, स्टाम्प ड्यूटी आपने दी, राजस्व आपसे गया, आप नियमित उसमें कॉमर्शियल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो टाइटल है वो टाइटल परिवर्तित नहीं था। अच्छा खुराना साहब, आपने इस मामले में कब आरटीआई डाली पहली? देखिए 2012 से हमने इसकी स्थिति के आगामी संभावित परिणामों के दृष्टिगत केवल हमारी जिज्ञासा थी कि ये जो शास्त्री नगर बसा, ये उन नागरिकों के लिए बसा जो सुलभ सहज आवास चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। हम चाहते हैं, देखते हैं कि मेरठ में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ व्यापारी या रोज़गार की बहुत सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। तो एक विकल्प है व्यापार। मैं भी एक व्यापारी हूँ, छोटा या बड़ा सभी तरह के व्यापारी शहर में मौजूद हैं। तो वो व्यापार के तौर पर धीरे धीरे जिसको जैसा काम मिलता गया उसने वहाँ दुकान बना भी ली, कुछ बनी बनाई दुकानें खरीद भी लीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदा, उनको भी चेंज करा। तो इस तरह से वो बाज़ार विकसित होता चला गया। तो हमने इस पर आपत्ति उस समय ये भी ली थी कि साहब आप बाज़ार इनको डेवलप करा रहे हैं, कल इस योजना को आप किस नाम से जानेंगे, शास्त्री नगर बाज़ार या शास्त्री नगर आवासीय योजना। तो परिषद इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उनका कहना था कि हमने इतने भूखंड आवासीय विकसित करे और इतनों में लैंड यूज़ चेंज हो गया, तो आपके पास सारे अधिकार सुरक्षित थे। आप उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 82 और 83 से सारी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसका हर बार नोटिस देते रहे और आपके नोटिस को व्यापारियों ने हल्के में लिया, उन्होंने कार्रवाई नहीं। वो इसलिए लिया, आपने कहा ठीक है जी आप रिसीव कर लो, हम करेंगे कुछ नहीं इस पर। तो वो भय समाप्त होता गया। ना करने के बदले कुछ सुविधा शुल्क जरूर लिया जाता रहा हाँ, होगा, ऐसे बिल्कुल, आरोप देखिए, हवा में तैर रहे हैं, व्यापारी भी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार ही हर गलत काम का अध्याय जुड़ा होता है। भ्रष्टाचार के बिना कभी कोई गलत काम संभव नहीं है। तो जब ये कहते हैं, पुरानी कहावत है कि मुट्ठी गर्म कर दी काम हो गया, तो वो कहानी है। जिन 33 भूखंडों पर कल नोटिस छपा किया गया जी, 33 लगभग भूखंड है, उनका क्या असर होगा? देखिए इस बारे में कह पाना ये संभव नहीं कि परिषद के अधिकारियों 31 परिषद के अधिकारियों की रणनीति किस एंगल से वो ये काम कर रहे हैं कि उन 31 अन्य व्यापारियों के भूखंड या निर्माणों को जो चयनित किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। क्योंकि 661/6 उनकी प्रायोरिटी पर था, हमने माना कि उन्होंने उस पर कार्रवाई कर दी, लेकिन बाकी जो 31 हैं उसके विषय में ना तो हम सूचित हैं, ना उन्होंने ये स्थिति स्पष्ट की कि वो
किस आधार पर इनको सेलेक्ट किया गया, या यही 31 क्यों और अन्य क्यों नहीं? उनमें से कई 31 में से तो बहुत छोटी शॉप्स कीपर्स हैं, कुछ छोटी दुकानें हैं, तो बड़े निर्माण हैं जिनमें पूरी तरह से लैंड यूज चेंज करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो कार्रवाई वहाँ से शुरू होती। लेकिन परिषद के अधिकारियों ने जो ये 31 को चयनित किया, इस बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, शहर में जैसे सरकारी डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे, कोई है ऐसी सूची के जिसमें जो वहाँ भी अवैध निर्माण हो रहा हो? दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं। परिषद में खंड हैं और प्राधिकरण में जोन है, तो सबके पास इनका ब्यौरा है। ये जो भूखंड है जिन्हें कल नोटिस दिया गया, इसमें लगभग कितनी दुकानें होंगी? देखिए, जो व्यापारियों के हमें कथन आ रहे हैं या जो समाचार पत्रों से जानकारी मिल रही है, लगभग 90 दुकानें इस दायरे में आ रही हैं जो उन भूखंडों पर विकसित हैं। यदि उन 90 दुकानों का और बहुत नुकसान होता है तो उसका हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन परिषद अब क्यों जागी? सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना के लिए हमें इसलिए बाध्य होना पड़ा। मुख्य प्रश्न इस बात का आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पारित हो गया, आप नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं और अपनी फाइल को कवर कर रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कहीं पालन नहीं हुआ। फिर जब परिषद के अधिकारियों से हमने इस पर आपत्ति व्यक्त की तो उन्होंने खुद एक अवमानना याचिका, इनके यहाँ अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 1 हैं श्री आफ्ताब अहमद, उन्होंने अपने पिता का नाम, सब चीज़ डिटेल मेरे पास उनकी उपलब्ध है, 156 पेज की अवमानना याचिका परिषद कार्यालय ने सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, केवल ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमारा व्यापारियों के अवैध निर्माण से कोई गठजोड़ नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। और हमने देखिए साहब दाखिल भी कर दिया, ये हमारा डायरी नंबर है। लेकिन उसको ना तो मेंशन मीमो, ना कभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के कि साहब इसकी सुनवाई की जाए, आपके आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग, ये व्यापारी आपके आदेश को नहीं मान रहे, कभी उसके लिए प्रयास नहीं किया। जब हम क्लीन हैंड नहीं हैं तो हमारी मंशा में खोट है, जब हमारी मंशा में खोट है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये 22 जो व्यापारी हैं जी, अगर ये तमाम जो और हैं अवैध निर्माण की सूची ना देते तो संभवतः ये कार्रवाई ना हो। देखिए, विवाद की पटकथा तो वहीं से लिखी गई थी। 22 व्यापारियों की जो भी उस समय के तथ्य या तर्क रहेंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम केवल अपने अपराध की क्षमा यदि मांगें तो क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है, वो शायद क्षमा कर देता। और यदि हम कहें नहीं साहब मैं अपराधी हूँ तो हूँ, क्या हुआ, बाकी लोग भी तो अपराधी हैं, तो ये उद्दंडता है। उद्दंडता कभी भी कहीं बर्दाश्त नहीं की गई, और वो सर्वोच्च न्यायालय है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने सम कहा, उसका आदेश में भी लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने लिखाया कि इन्होंने कहा है कि 499 और हैं, तो 499 की लिस्ट लाइए। वो आदेश आप अध्ययन कर सकते हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके सामने ये तथ्य आने चाहिए। याचिकाकर्ता को क्या आवश्यकता थी कि साहब मैं भी गलत हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे गलत हैं। आप अपने अपराध की क्षमा मांगने गए थे, आपने 10 लाख रुपया उस समय 2014 में माननीय न्यायालय में जमा किया था कि हमको रिलीफ दे दिया जाए, हमारे कारोबार उजड़ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है अपनी जीविका चलाने का, अपने परिवार को पालने का। लेकिन अब आप 10 साल बाद बदल गए, अब आप कहने लगे वाह जी वाह, मैं गलत क्यों होता, मेरे जैसे तो और भी गलत बैठे हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है भाई, आप गलत नहीं है और भी गलत हैं, तो उन सबको भी लेके आइए। जब न्यायालय ने देखा एक गलत की आड़ में इतने 500 या 1468 और भी गलत हैं, तो माननीय न्यायालय कैसे भेदभाव करे? क्या आपको रिलीफ दें और बाकी को कहें कि इनको गिरा दो भाई, ये पहले आ गए थे, इनको माँ गिराइए? ऐसा तो कभी न्याय के इतिहास में हुआ नहीं ना, भेदभाव। तो माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है भाई, ये सभी गलत हैं, तो इनके लिए यही आदेश हम करते हैं कि इनको, इनकी पिटीशन को पहले डिसमिस किया गया, इनका पैसा लौटाया गया, जो पैसा था वो एफडी ब्याज सहित लौटा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और इनको गिराने का आदेश कर दिया। तो इनके सारे विकल्प समाप्ति में जो हुए वो इनकी गलती की वजह से हुए। अब आप कहें कि साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गलत हैं, या न्याय व्यवस्था गलत है, या किसी ने जाकर कोई कंटेम्प्ट कर दिया तो वो उसने अपराध कर दिया, ये उचित नहीं है। खुराना साहब वहीं लौटते हैं जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी। जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि जब आवास विकास के अधिकारी बुलडोजर लेकर के पहुंचे जी, तो उनकी तरफ से ये कहा गया, हमें नहीं पता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आया जी, कि वो कह रहे हैं कि साहब जो याचिका करता हैं खुराना साहब, आप उनको कन्विंस कर लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। देखिए ये तो बहुत आप कन्विंस क्यों नहीं हो जाते? मैं आपको बहुत स्थिति स्पष्ट कर दूं, मेरे भी सीमित अधिकार हैं, मैं एक आम नागरिक हूं,
मैं न्यायालय की व्यवस्था नहीं हूँ, मैं न्यायालय का आदेश देने वाला कोई बहुत बड़ा न्यायविद नहीं हूँ, न्यायमूर्ति नहीं हूँ। मैं केवल एक याचिका करता हूँ, सामान्य याचिका करता, जिसने केवल एक गुहार लगाई कि साहब एक आदेश पारित हुआ जिसका अनुपालन नहीं हो रहा। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, जो जिससे देश का सर्वोच्च कानून चलता है, वो एक आदेश पारित करती है देश के समस्त राज्यों के लिए। मैं केवल शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट तक सीमित नहीं रहूँगा। मेरी पिटीशन से पहले उड़ीसा के एक श्री विमलेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने कटक के अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के विरुद्ध एक कंटेम्प्ट फाइल किया। उस कंटेम्प्ट को लोकेश खुराना के कंटेम्प्ट के साथ माननीय न्यायालय ने टैग कर दिया। मैं कभी उड़ीसा भी नहीं गया हूँ आज तक, ना मुझे मालूम है उड़ीसा में क्या हो रहा है। तो जब उड़ीसा और शास्त्री नगर को एक साथ सुना जा रहा है तो माननीय न्यायालय का विस्तृत क्षेत्र है, मेरे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। मैं केवल एक याचिका करता हूँ। मैंने सिर्फ याचिका की कि आपके न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं करा पा रहे हैं परिषद के अधिकारी, क्योंकि ये क्लीन हैंड नहीं है। या तो रेगुलाइज कर दें, पहले ये व्यापारी इस इंतज़ार में रहे, इस आस में रहे कि जो नई भवन निर्माण विधि संशोधित करके राज्य सरकार ने लागू की है वो उसमें कवर कर लिए जाएं और उनको इसका लाभ दे दिया जाए कि वो नियमित हो जाएं तो उनका ये संकट टल जाए। लेकिन चूंकि व्यवस्था ये है, जिस समय सन 77 में ये योजना विकसित हुई तो उस समय 18 मीटर चौड़ी रोड पर ये योजना को विकसित किया गया। अब जो नई उपविधि लाई गई है उसमें 24 मीटर चौड़ी रोड का मानक निर्धारण है कि आप भूतल का कॉमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, प्रथम तल आवास के लिए बना सकते हैं। उसमें भी कई प्रतिबंध लागू हैं, पार्किंग की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं। जब पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें पूरे प्लॉट को ही कवर कर लिया गया, उसमें एफएआर का ध्यान नहीं रखा गया, उसमें सेटबैक सब प्रभावित हुए, उसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, तो कैसे उसका नियमितीकरण संभव है? किसी भी उपविधि को, नियम को उतना लचीला बनाया जा सकता है कि वो टूट भी ना जाए और उतना भी लचीला नहीं बनाया जाए कि वो उसका कोई महत्व ही ना रहे। तो वो उसमें आच्छादित नहीं था। आवास अब जो विकास परिषद के अधिकारी इस बात की दलील देते हैं कि वो मुझसे लिखा लाएं और कार्रवाई बंद कर देंगे। यदि कानून की कोई किताब इसका हमें अनुमति देती है तो परिषद के अधिकारी हमें वो दिखा दें और हम माननीय न्यायालय से पहले अनुमति ले लेंगे कि साहब हम लिख के दे दें, अगर आप कहें तो आप इस कार्रवाई को ड्रॉप कर दें। तो हम माननीय न्यायाधीश से बड़े नहीं हैं, माननीय न्यायाधीश का आदेश है, उनकी स्थिति है, वो यदि संतुष्ट होंगे वो मेरे विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो चाहे मुझसे सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं माननीय न्यायालय को कभी सुपरसीड नहीं कर सकता। मेरे अपनी सीमाएं हैं, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं भी संविधान से बना हूँ, मेरे अपने अधिकार सीमित हैं। मैं किसी भी अधिकारी को यह आदेश अपनी कलम से नहीं लिख के दे सकता कि आप इसको तोड़ दीजिए, इसको रोक दीजिए। अगर मैं सर्वोपरि होता तो शहर के संचालन के लिए राजनेताओं की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, आपने लोकेश खुराना जी को सुना। हमारा इनके पास ये चर्चा करने का, इनके साथ चर्चा करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक बात बहुत तेज़ी से चल रही है शहर में कि अगर लोकेश खुराना मान जाएं तो ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए और ये बुलडोज़र थम जाए। लोग चाहते हैं कि बुलडोज़र नहीं चले। लोग चाहते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो बाज़ार विकसित हो गए हैं, भले ही वो रिहायशी इलाकों में विकसित हुए हैं, उनके लैंड यूज़ कन्वर्ट कर दे सरकार, उनकी कंपाउंडिंग कर दे, उन पर दंड शुल्क लगा दे, लेकिन बाज़ारों का वजूद बना रहे। इन सारे सवालों को लेकर हमने खुराना साहब से बात की, उनका तर्क आपने सुना। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन सब बातों पर, इस मसले पर आपकी अपनी निजी राय क्या है। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।